इम्यूनोजन क्या है बेटा? इम्यूनोजन भी ऐसा सब्सटेंस है या स्ट्रक्चर है विच कैन प्रोड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स इन आवर बॉडी या टिश्यू या ऑर्गन। अब इम्यूनोजन क्या है बेटा? एंटीजन ही है एक तरह से। एंटीजन और इम्यूनोजन को हम सिनोनिमसली यूज कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। एंटीजन का भी वो पार्ट जिसे देख करके इम्यून सिस्टम पहचानता है वो इम्यूनोजन है। कोई एंटीजन अगर इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं भी कर रहा है तो वो एंटीजन है, लेकिन इम्यूनोजन नहीं है। इम्यूनोजन वो होगा जो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस ही करेगा। सभी इम्यूनोजन एंटीजन है, लेकिन सभी एंटीजन इम्यूनोजन नहीं है। समझ गया ना बेटा? इतना क्लियर है ना बेटा? एंटीबॉडी क्या है बेटा? जो हमारे लिम्फोसाइट्स होती हैं, खासतौर से विटामिन जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो बेटा लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस सम ग्लाइकोप्रोटीन। वो स्पेशल ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं बेटा जो बेटा एग्लूटिनेशन करती हैं विद एंटीजन के साथ, विच बाइंड्स या उनके साथ फाइट करना कह लो, बाइंड करना कह लो, एग्लूटिनेशन करना कह लो, ठीक है, या रिएक्ट करना, ये सब बाइंड्स ही लिखो, बाइंड्स विद एंटीजन, ठीक है, ये कही जाती है एंटीबॉडी। और वे बेटा अगेंस्ट एंटीजन के बनती है, फॉर्म्ड या प्रोड्यूस अगेंस्ट एंटीजन, ठीक है। एंटीबॉडी एंटीजन के साथ रिएक्शन करती, ठीक है। इनको हम बेटा इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम AB कहेंगे या IG भी कहेंगे, ठीक है बेटा, ठीक है। और एंटीजन को हम क्या कहेंगे बेटा? एंटीजन को शॉर्ट में AG कहेंगे या इम्यूनो नहीं, एंटीजन को AG ही शॉर्ट में कहेंगे। तो इसका जो रिएक्शन है बेटा, एंटीबॉडी जब प्रोड्यूस होगी बेटा तो एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा आपस में, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे एग्लूटिनेशन। क्या बोलेंगे बेटा? एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन बोलेंगे, ठीक है बेटा। एग्लूटिनेशन क्या है? यहाँ पे लिखो, क्या है? एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन क्या कहा जाएगा बेटा? एग्लूटिनेशन, ठीक है बेटा।
सीरोलॉजी क्या है बेटा? सेरोलॉजी जब अभी हम इसके बाद ही सीरम के बारे में बताएंगे, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, पहले सुन लो सीरोलॉजी क्या है। सीरोलॉजी में ये बेटा ब्रांच है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द रिएक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। जो एग्लूटिनेशन है इसी की स्टडी सेरोलॉजी कहलाती है। और एग्लूटिनेशन क्या है? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है। तो द स्टडी, तो क्या है? द स्टडी ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन या स्टडी ऑफ एग्लूटिनेशन इज कॉल्ड सेरोलॉजी। ठीक है बेटा, ये है क्लियर है? इरेज करें बेटा। अब देखते हैं सीरम क्या है। अभी हम लोग इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे ना बेटा, तो एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमको टर्मिनोलॉजी बता रहे हैं इसकी। सीरम क्या है बेटा? एक्चुअली सीरम होता है ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर एंड विदाउट आरबीसी, इट्स कॉल्ड सीरम। क्या होता है, जब हम कोई एंटीवेनम तैयार करना चाहते हैं तो हमें सीरम बनाना पड़ता है। जैसे हमने एक स्नेक वेनम को थोड़ी सी उसकी क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी, मिजरेबल हॉर्स में इंजेक्ट कर दी हमने, ठीक है। और तो हॉर्स क्या करता है, उसके एंटीबॉडी बनाने लगता है। अब उसके ब्लड में उसके एंटीबॉडी है, ठीक है। अब उसका ब्लड हम निकाल लेंगे, किसका? घोड़े का, ठीक है। वो निकाल करके उसके क्लॉटिंग फैक्टर को अलग करेंगे, आरबीसी को अलग करेंगे, तो वो उसका प्लाज्मा विद एंटीबॉडी जो उसमें बने हैं वो उसको हम बोलेंगे सीरम। तो उसको हम एज ए एंटी वेनम ट्रीट करेंगे। इस तरह एंटी वेनम, एंटी टेटनस, एंटी रेबीज़ हम बहुत से सीरम तैयार कर लेते हैं, ठीक है बेटा। ह्यूमन में क्यों नहीं करते इसको? क्योंकि कोई ह्यूमन नहीं करने देगा रिसर्च अपने ऊपर, ऐसी खतरा है, रिस्क है ना बेटा। दूसरा, आरबीसी बनाने में, एंटीबॉडी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। मान लीजिए स्नैक बाइट किया किसी को, तो उसमें ऐसा नहीं कि एंटीबॉडी नहीं बनेंगे, उसके एंटीबॉडी बनने में 3-4 दिन 5 दिन लग जाते हैं, और 1-2 घंटे में तो वेनम अपना काम शुरू कर देता है, तो आदमी की डेथ हो जाती है। ना हो डेथ तो वो एंटीबॉडी बना सकता है, ह्यूमन बॉडी में भी बन सकते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं है, ठीक है। घोड़े में भी टाइम उतना ही लगता है, 3 दिन 4 दिन, उसमें थोड़ा कम टाइम लगेगा, लेकिन टाइम लगभग उतना लग जाएगा। लेकिन हम उसमें बहुत ही कम क्वांटिटी को डालते हैं कि वो उसको इफ़ेक्ट ना कर सके, घोड़े को मार ना सके, बस इतना कि एंटीबॉडी बनने लगे, इतना डालते हैं कि इम्यून रिस्पॉन्स उसका हो जाए, लेकिन वो घोड़ा मरे ना, ठीक है। तो वो जब बनने लगा, हाँ बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अगर बहुत कम क्वांटिटी में डाला जाए कि ह्यूमन की डेथ ना हो, तो एंटीबॉडी बनेगा, टाइम लगेगा लेकिन बनेगा, एंटीबॉडी बन जाएगी। लेकिन ये थोड़ा सा एनिमल्स पे करना ईजी होता है, कर लिया जाता है ना। और फिर उसका जब वो एंटीबॉडी बन जाते हैं, तब उसका ब्लड निकाल करके, कितना ब्लड निकाला जाता है, ऐसा नहीं कि पूरा ब्लड निकाल लो, घोड़ा ही ना रहे। जितना हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं, जैसे वैसे ही वो घोड़े का ब्लड निकाला जाता है कि उसको कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। और फिर इस तरह से उससे बहुत सारे सीरम तैयार किए जाते हैं ना। तो वही अगर किसी को सांप काटता है तो उसको दिया जाता है, ठीक है। वेनम क्या होता है बेटा? वेनम क्या होता है? पॉइजन, विष, जहर, ठीक है। तुम तो बेटा पर्यायवाची बता रहे हो। वेनम क्या होता है बेटा? वेनम होता है टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज्ड बाय एनी एनिमल और इंसेक्ट
तो रिलीज बाई कैसे, बाइट करने पर, बाइट रिलीज बाई बाइट ऑफ एनी एनिमल, जैसे स्नेक है एग्जाम्पल, और इंसेक्ट जैसे स्कॉर्पियन है एटसेट्रा। और एटसेट्रा। फिर टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज बाय बाइट ऑफ एनी एनिमल और इंसेक्ट एटसेट्रा। एनिमल का एग्जाम्पल स्नेक और इंसेक्ट स्कॉर्पियन, हनी बी, ये सभी टॉक्सिक सब्सटेंस ही रिलीज करती है ना बेटा। तो बेटा एक चीज़ और ध्यान दो, जितने भी माइक्रोब्स हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, कोई भी हो, जब भी वो हमारी बॉडी के अंदर आता है, डिजीज काज करता है, तो वो बॉडी की सेल्स को लाठी लेकर नहीं मारता है, वो टॉक्सिक सब्सटेंस ही रिलीज़ करता है। उसके आने से हमें कोई नुकसान नहीं है। नुकसान है जब वो अपना मल्टीप्लिकेशन करता है, उस समय वो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है। न्यूट्रिशन लेगा हमारी बॉडी से, मल्टीप्लाई करेगा हमारी बॉडी में, और जो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ करता है उनसे हमें नुकसान होता है। टिटनेस का बैक्टीरिया है, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है, और जितने भी हैं, जैसे कि तुम्हारा ट्यूबरक्लोसिस है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, लंग्स में जाएगा तो कुछ केमिकल जिनको ट्यूबरकुलिन बोलते हैं, ट्यूबरकुलिन ऐसे केमिकल्स रिलीज करेंगे जो हमारे लंग्स को डैमेज करेंगे। ठीक है, तो वो उन केमिकल्स की वजह से प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो उनसे तो इसीलिए इन माइक्रोब्स को कंट्रोल किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है कि ये मल्टीप्लाई ना कर पाएँ और वो केमिकल रिलीज ना कर पाए जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, वेनम भी वही है। तो वेनम का थोड़ा सा ये बड़ा रूप है, ज़्यादा अमाउंट में होता है, तुरंत असर दिखाता है। सांप काटेगा तो ज़्यादा अमाउंट में टॉक्सिक सब्सटेंस होगा, तो वो भी हमारे बॉडी टिश्यू को इफेक्ट करता है। सांप में क्या होता है, वेनम में वैसे तो प्रोटीन का ही बना होता है, अगर सांप का जहर पी लिया जाए तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा इंटेस्टाइन में बड़े आराम से, लेकिन आंत में कोई अल्सर नहीं होना चाहिए। मुंह में पूरी एलिमेंट्री कैनाल में से छाला निकला पड़ा हुआ है, ठीक है, घाव है कहीं, तो वो ब्लड के संपर्क में आएगा। अगर स्नेक वेनम ब्लड के कांटेक्ट में ना आए तो वो हमें अफेक्ट नहीं कर पाएगा। उसको अगर पी भी लिया जाए तो भी वो हमें अफेक्ट नहीं कर पाएगा। बस शर्तें क्या होना चाहिए, इंटेस्टाइन में कोई अल्सर, कोई घाव, कोई भी इंजरी नहीं होनी चाहिए जिससे वो ब्लड के कांटेक्ट में आ जाए। प्रोटीन का बना हुआ है, प्रोडियोलाइसिन्स, प्रोटोसाइटोलाइसिन्स, कार्डियोटॉक्सिन्स, न्यूरोसाइटोलाइसिन्स, ऐसे बहुत से वेनम हैं अलग अलग स्नेक के अंदर जो कि प्रोटीन और कुछ ग्लाइकोप्रोटीन के, प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, जो हमारे बॉडी के अलग अलग तरह से, जैसे न्यूरोसाइटोलाइसिन से वो नर्वस सिस्टम पर अटैक करेगा, कार्डियोटॉक्सिन हार्ट बीट को स्टॉप कर देता है ना। ऐसे बहुत से स्नेक हैं तो वो अलग अलग काम करते हैं, लेकिन वो काम कर तो वेनम ही रहा है ना बेटा, है ना। तो वही वेनम है जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस है। इस टॉक्सिक सब्सटेंस की स्टडी हम टॉक्सिकोलॉजी में करते हैं। एक ब्रांच है बायोलॉजी की, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच विद डील्स द स्टडी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इज कॉल्ड टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी क्या कहेंगे बेटा, टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स द स्टडी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इज कॉल्ड टॉक्सिकोलॉजी। तो वेनम हो गया। सीरम क्या है, सीरम क्या है बेटा, सीरम है ब्लड विदाउट आरबीसी एंड विद, रुको, विदाउट आरबीसी एंड क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉट नहीं होना चाहिए ना बेटा, क्लॉटिंग फैक्टर एंड विद लिम्फोसाइट, या WBC ही लिखते हैं ना। इसमें WBCs होते हैं, जो एंटीबॉडी बने हैं वो इसमें होंगे, RBC नहीं होगा, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होंगे, इसको बोलेंगे सीरम। कैसे तैयार किया था वो तो हम लोगों ने पढ़ लिया ना बेटा, आगे हम सीरोलॉजी में और डिस्कस करेंगे, अभी एक टर्मिनोलॉजी है। तो ये है सीरम, ये है वेनम, ठीक है। सीरोलॉजी बता दिया बेटा, है ना, क्या होती है सीरोलॉजी। ठीक,
तो अब इसके बाद देखेंगे बेटा हम लोग इनेट इम्यूनिटी पढ़ेंगे, है ना बेटा। इम्यूनिटी के कुछ टर्म्स देख लेते हैं, फिर हम आएंगे डिजीज कौन कौन सी होती हैं, कैसे कैसे होती हैं। एंटीजन एंटीबॉडी हम लोग समझ गए ना बेटा। एग्लूटिनेशंस क्या होता है वो समझ गए, ठीक है। और अब देखते हैं इनेट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी होती क्या? अच्छा बेटा, इम्यूनिटी क्या होती है बेटा? इम्यूनिटी, हाँ, ये जो आपकी पावर ऑफ फाइटिंग होती है अगेंस्ट माइक्रोब्स, अगेंस्ट पैथोजेंस, इसको बोलते हैं इम्यूनिटी, ठीक है। जो हमारी बॉडी में कुछ सेल्स हैं, कुछ बैरियर्स हैं, कुछ सिक्रेशंस हैं, वो सब मिलके हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं अगेंस्ट पैथोजन। तो ये क्षमता, ये एबिलिटी इम्यूनिटी कही जाती है, और ये पूरा सिस्टम इम्यून सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। तो इम्यूनिटी तो समझ गए ना बेटा। एबिलिटी टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी इज कॉल्ड इम्यूनिटी, एंड द होल सिस्टम इज रिक्वायर्ड फॉर दिस फंक्शन, या इन्वॉल्व इन दिस फंक्शन। किस फंक्शन में? इम्यूनिटी में। इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे इनेट इम्यूनिटी, और इसमें हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो बेटा इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो बेटा बाई बर्थ होती है, ठीक है। अब बाई बर्थ तो ये भी होगी, ये ऐसा नहीं कि बाद में बनेगी, ये डेवलप बाद में होगी। जैसे तुम्हारा ब्रेन है, ब्रेन तुम्हारा पहले से है, लेकिन नीट की प्रिपरेशन तुम लोग अब कर रहे हो, तो कुछ चीज़ें अब जान रहे हो ना बेटा। तो ऐसा तो नहीं कि ब्रेन अब तुम्हारा बन रहा है, ब्रेन तो पहले से है, डेवलप हो रहा है। तो ये डेवलप नहीं होगी, ये जो जैसी बर्थ के टाइम पे थी वैसी अभी भी रहेगी। ये नॉन एडॉप्टेबल है, नॉन एडॉप्टेड है, या ये कह लो इसमें ये एडॉप्ट नहीं हुई है, ठीक है। और ये नॉन स्पेसिफिक है, मतलब ये किसी भी खास पैथोजन के लिए नहीं है, ये सभी पैथोजन के लिए है, ठीक है। सब पे एक जैसे काम करेगी ये, सभी पे, चाहे वायरस हो, फंजाई हो, बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो, है ना, हेलमेंथ हो, जितने भी पैथोजन हैं उनके सब पे एक जैसे काम करेगी और एक यूनिट की तरह काम करेगी, इसलिए इसको बोलेंगे नॉन स्पेसिफिक। ये तो स्पेसिफिक होती है। जो तुम्हारे घर का दरवाज़ा है, आपने दरवाज़ा बंद कर लिया तो सबसे सुरक्षा मिल गई, सांप भी नहीं आ पाएगा, कुत्ता भी नहीं आ पाएगा, कोई जंगली जानवर भी नहीं आ पा रहा है, चोर भी नहीं आ पा रहा है। और आप अगर मच्छरदानी लगा के सो रहे हैं, वो केवल मच्छर के लिए है, वो स्पेसिफिक हो गई ना। घर का दरवाज़ा सबके लिए है, ठीक। तो ऐसे समझो। तो ये बेटा नॉन स्पेसिफिक होती है, बाय बर्थ होती है, और नॉन अडेप्टेड होती है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। जैसे हमारी स्किन है, जो पहले थी वो अभी भी है, मतलब वैसे ही काम कर रही है ना बेटा, उसके काम करने का तरीका वही है, वो अडॉप्ट नहीं हुई है। अडॉप्ट होने का मतलब क्या है? मतलब बचपन से और आज की स्किन में तुम्हें लगता होगा कुछ चेंज है। अडॉप्ट होने का मतलब ये है कि किसी बैक्टीरिया की वजह से उसने अपने अंदर कोई एबिलिटी नई जनरेट नहीं की है, कोई मेमोरी नहीं बनाई कि मान लो एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ हो तो अब वो दोबारा बैक्टीरिया है तो हम उसको, हमारी स्किन पहचान जाए, ऐसी कोई मेमोरी नहीं बनी है, ठीक है। तो वो इसीलिए हम उसको बोलते हैं नॉन एडॉप्टेड है, कोई मेमोरी का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसमें मेमोरी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है बेटा। तो ये है इनेट इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी में बेटा हमारे पास कुछ बैरियर्स होते हैं, कुछ क्या, 4 बैरियर्स होते हैं, 4 टाइप्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम पैथोजन। तो ये 4 बैरियर कौन कौन से हैं बेटा? पहला बैरियर होगा फिजियोलॉजिकल बैरियर,
दूसरा बैरियर होता है बेटा फिजियोलॉजिकल बैरियर, इसी को हम एनाटॉमिकल बैरियर भी बोलते हैं। है ना बेटा। दूसरा बैरियर हो जाएगा फिजियोलॉजिकल, ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। थर्ड बैरियर हो जाएगा बेटा सेलुलर, यहाँ तो दिखाई पड़ रहा है नीचे, सबको दिखाई पड़ रहा है बेटा, सेलुलर बैरियर। और चौथा बैरियर यहाँ पे लिख दें बेटा, फोर्थ बैरियर यहाँ पे लिख दें। फोर्थ बैरियर होगा साइटोकाइंस। साइटोकाइंस में स्पेशली इंटरफेरॉन, ठीक है, ये इसका एग्जांपल। और भी साइटोकाइंस होंगे लेकिन नेट में हमें केवल यही पढ़ना है ना बेटा। तो ये बेटा तुम्हारे पास कुछ 4 टाइप्स के बैरियर्स हैं जो कि प्रोटेक्ट करेंगे हमें पैथोजन से, जो कि बायो बर्थ हैं, ये हमेशा रहते हैं और इनमें अभी तक कोई भी एडॉप्टेशन नहीं होना एडॉप्टेशन सबके लिए है, नॉन स्पेसिफिक है और हमेशा प्रोटेक्ट करता रहेगा, ठीक है बेटा। फिर अब हम इसमें से एक एक को स्टडी करेंगे, है ना, कैसे कैसे होता है। इसको बेटा हम इरेज करें। इसका दूसरा नाम क्या है फिजिकल बैरियर का? एनाटॉमिकल बैरियर। इसमें बेटा पहला आता है, इसको हम ए लिख लें, स्किन। दूसरा आता है म्यूकोसा। स्किन जो होती है बेटा, जो आउटर कवरिंग है स्किन की, वो बेटा एक बैरियर की तरह काम करती है बाय बर्थ टू टिल डेथ। ये किसी भी माइक्रोब को अंदर नहीं जाने देती है। स्किन की सबसे जो आउटर लेयर होती है, जिसको बेटा हम स्ट्रेटम कार्नियम बोलते हैं, वो बेटा क्या बोलते हैं बेटा, सबसे आउटर लेयर को स्ट्रेटम कार्नियम बोलते हैं। ये बेटा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बनी होती है। कहाँ की बनी होती है बेटा? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बनी होती है। और बेटा ये क्या होती है, ये बेटा केराटिनाइज्ड होती है। क्या होती है बेटा? केराटिनाइज्ड होती है। केराटिनाइज्ड का मतलब इसके ऊपर केराटिन प्रोटीन होती है। केराटिनाइज्ड होती है मतलब केराटिन प्रोटीन होगी। और कैसी होगी? ये एसिडिक होती है। एसिडिक होने की वजह से बेटा माइक्रोब्स नहीं आ पाएंगे, है ना, ग्रो नहीं कर पाएंगे स्किन के ऊपर। तो एसिडिक किसी सिक्रेशन की वजह से नहीं है, ये एसिडिक है। केराटिन प्रोटीन खुद में एसिडिक होती है, वो प्रोटीन ही अपने आप में एसिडिक है, ठीक है। तो जो बेटा जो कुछ लेयर्स हैं हमारी स्किन में सब, तो वो उसमें केराटिन का एक्यूमुलेशन होता है। और धीरे धीरे सबसे आखिरी लेयर होती है आउटर, जिसको हम स्ट्रेटम कार्नियम बोलते हैं। वहाँ पर केराटिन सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है, तो पूरी लेयर केराटिनाइज हो जाती है ऊपर की, है ना। तो उसको बोलते हैं केराटिनाइज लेयर। वो एसिडिक होती है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बनी होती है और नॉन लिविंग होती है। कैसी होती है बेटा? कैसी होती है? नॉन लिविंग होती है। तो ये किसी माइक्रोब्स को अंदर घुसने नहीं देती। स्किन कहती है अगर किसी माइक्रोब्स के अगर तुम्हें घुसना है हमारी बॉडी के अंदर, तो तुम्हें हमें इलाज पर से गुजरना पड़ेगा, है ना बेटा, क्योंकि सबसे बाहर होती है ये स्किन, और किसी माइक्रोब्स को अंदर जाने नहीं देती जल्दी। तो स्किन बेटा एनाटॉमी का पार्ट है कि नहीं है?
मार्फोलॉजी हमने कहा था जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है जो दिखाई पड़ता है वो मार्फोलॉजी है, लेकिन जो पार्ट्स है बॉडी के जिनकी हमें स्टडी करनी है इंटरनल स्ट्रक्चर्स उसको एनाटॉमी बोलते हैं। स्किन हो गया, जितनी भी लाइनिंग्स हैं, जितनी बॉडी टिश्यू हैं, वो सब एनाटॉमी का पार्ट है, तो इसको हम एनाटॉमिकल बैरियर कहेंगे। म्यूकोसा भी क्या है, एनाटॉमी है ना बेटा ये। अच्छा म्यूकोसा होती क्या है बेटा, म्यूकोसा लेयर है, कहाँ प्रेजेंट होती है म्यूकोसा की लेयर बेटा, बताओ कोई बताए बेटा, कहाँ प्रेजेंट होगी? कई जगह प्रेजेंट, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, स्टमक में प्रेजेंट होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती है, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती है, एपिथेलियम, तो उसमें से इंटेस्टाइन में जो एपिथेलियम है तो इंटरनल लाइनिंग उसकी म्यूकोसा है कि नहीं है ना। तो देखो कैसे होगी ये, जैसे कि एक डायग्राम छोटा सा बनाए, ये मान लो बेटा हमारी इंटेस्टाइन है, ये क्या है बेटा, इंटेस्टाइन है, ठीक है बेटा। इंटेस्टाइन में ये म्यूकोसा है, और म्यूकोसा के बाहर आपको पता है कि सब म्यूकोसा होती है, सब म्यूकोसा के बाद मस्कुलरिस होती है, मस्कुलरिस के बाद सिरोसा होती है बेटा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और ये सिरोसा। तो इसको ये सब मिला करके बेटा ये इतना क्या हुआ, ये बेटा GIT हो गई कि नहीं हो गई, GIT एलिमेंट्री कैनाल हो गई ना, ये हो गई सीलोम, ये हो गई सीलोम बॉडी टिश्यू, और इसके बाहर है स्किन, इसके बाहर है। तो ये जो बेटा ये जो सबसे बाहर लेयर हम दिखा रहे हैं ये है स्किन, और इधर बाहर क्या है, ये भी स्किन है ना बेटा। और अंदर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ये लाइनिंग क्या है, म्यूकोसा है, अंदर ये लाइनिंग क्या है बेटा, म्यूकोसा है। बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये जो अंदर है ये है GIT की ल्यूमेन, ठीक है, ये वाली है म्यूकोसा ऑफ GIT समझ रहे हो ना बेटा ना, GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है ना, या एलिमेंट्री कैनाल भी कह सकते हो आसान भाषा में, ठीक। ये सीलोम है, ये क्या है, सीलोम है, सीलोम में ही ये तो आपकी इंटेस्टाइन है, और ये बाद में बॉडी टिश्यू है पूरा, और सबसे लास्ट जो लेयर है ये वाली, ये लेयर है स्किन, क्या है, इसके नीचे एपिथेलियम की कवरिंग है ना, इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, ये सब है ना, इधर भी स्किन है, ये स्किन, एपिथेलियम, फिर कनेक्टिव टिश्यू, सीलोम, और फिर ये पूरा अंदर है GIT। अब बेटा बताओ कि माइक्रोब्स या कोई पैथोजन के आने का क्या रास्ता हो सकता है? पैथोजन आना चाहता है तुम्हारे बॉडी टिश्यू में, तुम्हारी सेल्स में, क्या रास्ता हो सकता है? या तो वो स्किन से होकर आएगा, या तो वो अंदर से आप फूड ले रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, उसके थ्रू, एयर के थ्रू आएगा या फूड के थ्रू आएगा, तो वो म्यूकोसा से अंदर जाना चाहेगा, इधर से बॉडी के अंदर जाना चाहेगा। अब देखो जब तक वो यहाँ है तब तक तो वो कैविटी में है, इंटेस्टाइन की ल्यूमेन, अभी सेल के कांटेक्ट में नहीं आया ना। कोई बैक्टीरिया वायरस अगर इंटेस्टाइन में आ गया है तो वो सेल के अंदर नहीं गया अभी, ये समझ लो कि बाहर है ना, यहाँ तो बिल्कुल बाहर है। तो ये म्यूकोसा को पार करके अंदर आएगा, इधर वो इंटेस्टाइन को पार करके अंदर आएगा, ये स्किन को पार करके अंदर आएगा। स्किन कहती तुम्हें अंदर जाना, तुम्हें महिलास्पद से गुजरना पड़ेगा, है ना। और इंटेस्टाइन की म्यूकोसा क्या कह रही है बेटा, ये भी जीते जी तो अंदर जाने नहीं देगी ना। तो हालांकि चले जाते हैं कुछ, वो हम लोग पढ़ेंगे जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, लेकिन ये एक बैरियर का काम कर रही है, ठीक है। तो दोनों एक यूनिट की तरह हैं, एक बैरियर का काम कर रही हैं जो बैक्टीरिया को अंदर ही नहीं जाने देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है बेटा म्यूकोसा, वो भी एक फिजिकल बैरियर है, एनाटॉमिकल बैरियर है, और स्किन जो बाहर से प्रोटेक्ट कर रही है वो भी एनाटॉमिकल बैरियर है, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो म्यूकोसा क्या है बेटा, इनर लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरोजेनाइटल
जेनाइटल ट्रैक्ट। इन सब में बेटा ये जो है ना बैरियर है, ये अंदर इसको जाने नहीं देते हैं, ठीक है, किसी भी वायरस और पैथोजन को। इसके साथ बेटा यहाँ पे कुछ सिक्रेशंस भी होते हैं, होंगे ना, कुछ सिक्रेशंस होंगे जो कि इसको अंदर वॉश आउट करते रहेंगे। स्किन के ऊपर कुछ सिक्रेशंस होते हैं, स्वेट वगैरह, जो उसको वॉश आउट करते रहते हैं, अंदर जा तो पाता नहीं है और उसको वॉश आउट करके बाहर निकाल दिया जाता है ना, तो वो सब है। तो वो हम आगे देखेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर में, ठीक है। ये कौन सा बैरियर है बेटा? फिजिकल बैरियर है। फिजिकल बैरियर में हमने देखा स्किन और म्यूकोसल लाइनिंग, ठीक है। देखो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी तो बैक्टीरिया बाहर से आ सकता है, हम लोग सांस ले रहे हैं। यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में वो ओपनिंग है जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कनेक्ट है, वहाँ से भी बैक्टीरिया वायरस आ सकते हैं, है ना। तो जहाँ जहाँ बाहर से आने का कोई भी पोर है तो वहाँ पर माइक्रोब्स के लिए बैरियर्स हैं, ठीक है। बाहर तो स्किन है, अंदर हर जगह, इन सब जगहों पर इंटरनल म्यूकोसा जो कि बैरियर का काम करती है, अंदर जाने नहीं देती है, ठीक है बेटा। क्या बेटा? फिजियोलॉजिकल बैरियर, हाँ देखते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर, देखो क्या होता है। पहले तो बताओ फिजियोलॉजी क्या होती है, फिर फिजियोलॉजिकल बैरियर देखना। फिजियोलॉजी क्या होती है? अब ये दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर। इसमें फिजिकल में हमने ए और बी दो देखे, स्किन और म्यूकोसा। इसमें है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजी क्या होती है बेटा? फिजियोलॉजी होती है बेटा स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स। कोई ऑर्गन कैसे काम करता है, हाउ द ऑर्गन्स वर्क एंड हाउ द वर्क कम टू बी, दिस इज कॉल्ड द फिजियोलॉजी। इज अकम्प्लिश्ड बाय फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और फिजिकल और केमिकल दोनों टाइप की रिएक्शंस होती हैं, दोनों टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, और इस तरह से ऑर्गन फंक्शन करता है। इस फंक्शनिंग की स्टडी को हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील द स्टडी ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, हाउ द ऑर्गन वर्क एंड हाउ द वर्क कम टू बी इज कॉल्ड फिजियोलॉजी, ठीक है। दूसरी चीज़ बताइए, अब तो मेटाबॉलिज्म क्या होती है? मेटाबॉलिज्म क्या होती है, ये चीज़ समझा दोगे तो तुम हमें आसानी से तुम फिजियोलॉजी भी समझा सकते हो। बताओ मेटाबॉलिज्म क्या होती है? मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म, दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म। बहुत बढ़िया बेटा। एक्चुअली जो जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, द टोटल सम ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। टोटल सम, या सम ही कहें तो ठीक है, सम मतलब होता है मिला जुला करके, ठीक है। सम ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस इन द सेल या ऑर्गेनिज्म। सेल भी कहें तब भी ठीक है, ऑर्गेनिज्म कहें तब भी ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत होना कि सेल, कहीं सेल लिखा है कहीं ऑर्गेनिज्म लिखा है। सेल के अंदर ही होगी, और अगर ऑर्गेनिज्म में देखो तो ऑर्गेनिज्म भी यूनिसेलुलर हो सकता है ना, अगर अमीबा पैरामीशियम की बात करें तो ये टोटल सम। अब ये दो तरह की होती हैं, एनाबॉलिक और, जैसा तुमने बताया, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिज्म। अगर छोटी चीज़ें जुड़ करके बड़ी बन रही हैं तो वो होगा एनाबॉलिज्म, बड़ी चीज़ें टूट करके छोटी बन रही है यानी कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, कैटाबॉलिज्म, है ना। जिससे फोटोसिंथेसिस है, क्या है? एनाबॉलिज्म है। और रेस्पिरेशन क्या है? कैटाबॉलिज्म, है ना बेटा। वहाँ पर कैटा से याद रखो, काट के छोटा कर देना, तो काटोगे तो छोटा हो जाएगा ना, तो वो कैटाबॉलिक है। एनाबॉलिक में जोड़ के कॉम्प्लेक्स चीज़ बनाई जाती है तो वो एनाबॉलिज्म है। दोनों को मिला करके मेटाबॉलिज्म है। तो इसलिए हमने कहा टोटल सम ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन इन द सेल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। बहुत बढ़िया। और टोटल सम ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सेल या ऑर्गेनिज्म
इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। ठीक है, टोटल सम ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म और टोटल सम ऑफ मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो फिजियोलॉजी थोड़ा सा बड़ा टर्म है। जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हम देते हैं उनका टोटल कंप्लीट सम, इसी को फिजियोलॉजी कहेंगे। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं, हमें ध्यान उस पर देना। ए कौन सा होगा बेटा, एसिडिक एनवायरनमेंट। एसिडिक बैरियर ही लिख लेना बेटा, एसिडिक बैरियर। एसिडिक बैरियर क्या होता है बेटा, जरा ध्यान दो यहाँ पे। माउथ में सलाइवा है, बोलो है कि नहीं है। सलाइवा एसिडिक है, पीएच कितना होगा 6.8 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एसिडिक पीएच यहीं से शुरू हुआ है। उसके बाद थोड़ा आ जाओ बेटा स्टमक में, देखो स्टमक का पीएच, स्टमक में क्या है बेटा, ऑक्जेंटिक सेल हैं या पैराइटल सेल हैं। पैराइटल सेल से क्या निकला बेटा, HCl निकला, जिसका पीएच 1.5 से 2 के बीच में रहता है ना बेटा। हार्ड एसिड होता है, HCl का सिक्रेट होता है पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल से स्टमक की, तो वहाँ पर बैक्टीरिया को किल किया जाता है ना बेटा। तो ये हो गया एसिडिक। दूसरा वजाइना। वजाइना के अंदर भी पीएच क्या होता है बेटा, एसिडिक होता है कि बेसिक होता है। वजाइना के अंदर का पीएच होता है एसिडिक होता ना, एसिडिक। और वो किस वजह से होता है, उसके अंदर बेटा कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं पहले से, और उन बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो एसिड सिक्रीट करते रहते हैं, लैक्टिक एसिड सिक्रीट करते रहते हैं, जिससे वजाइना के अंदर का एनवायरनमेंट एसिडिक हो जाता है, जिससे अदर कोई बैक्टीरिया उसमें पनप नहीं पाता है। तो सारे बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते हैं, कुछ बैक्टीरिया बेनिफिशियल भी होते हैं, है ना। तो वो तो खैर माइक्रोब्स में हमने पढ़ा ही है कि कैसे इंडस्ट्रीज़ में और लैक्टोबैसिलस जो मिल्क कर्ड वो सब। लेकिन यहाँ पे देखो ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, ये जो बैक्टीरिया है ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, अदर पैथोजेंस को रोक रहा है, ये कोई नुकसान नहीं कर रहा है, एसिड मीडियम प्रोवाइड कर रहा है और अदर बैक्टीरिया इसके रहते नहीं आ पाते हैं। इसलिए ये बैक्टीरिया इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है एक तरह से, है ना। तो ये तो हो गया। बी देखो बेटा, ए हो गया एसिडिक एनवायरनमेंट या एसिडिक बैरियर। बी होता है बेटा लाइसोजाइम। सलाइवा में हमने भी लाइसोजाइम की बात नहीं करी, हम केवल पीएच की बात कर रहे थे, तो हमने केवल पीएच की बात की। हम लाइसोजाइम की बात करेंगे तो लाइसोजाइम की बात करेंगे। लाइसोजाइम क्या होता है बेटा, लाइसोजाइम होते हैं बेटा एंटी माइक्रोबियल एंजाइम्स जो कि माइक्रोब्स को डैमेज कर सकते हैं, विच कैन डैमेज माइक्रोब्स। तो ये एंटी माइक्रोबियल एंजाइम्स होते हैं। प्रेजेंट कहाँ होते हैं बेटा, प्रेजेंट कहाँ होंगे, प्रेजेंट इन सलाइवा में बेटा लाइसोजाइम होते हैं, भर भर के होते हैं ना बेटा सलाइवा में। और कहाँ होते हैं बेटा, स्वेट में होते हैं, पसीने में। इधर का बेटा इरेज कर दें क्या, ये इरेज कर दो, आगे बढ़ाएं, उधर है ना जगह नहीं तो फिर बन नहीं रहा है। ये HCl हम इधर ही लिख देंगे, है ना। अब ठीक है, स्वेट देखो, सलाइवा है, स्वेट है, सीबम है, और कहाँ होते हैं लाइसोजाइम बेटा, सलाइवा में होगा, स्वेट में होगा, सीबम में होगा, टीयर्स में भी होते हैं बेटा। टीयर्स जो आंसू होते हैं, आंसू, उनमें बेटा आंसुओं का काम है, जो आंखें हैं उनको बेटा थोड़ा सा स्मूथ रखता है,
वेट रखता है, गीला रखता है ना, आंसू निकलते, ड्राई अब ना होने पाए आँखें। और लाइसोजाइम होते हैं, जो अगर कोई आँखों में बैक्टीरिया वगैरह आ रहे हैं तो उनको वॉश आउट करते रहते हैं, ये है ना, लाइसोजाइम किल भी करते रहते हैं। टीयर्स में लाइसोजाइम होते हैं, ठीक है, इसलिए बैक्टीरिया कहते हैं कि आई हेट टीयर्स। ठीक बेटा, आई हेट टीयर्स। सीबम, स्वेट, सलाइवा और टीयर्स, इनमें होते हैं लाइसोजाइम्स। ठीक है, ये इरेज कर दे इधर का। ABC, सिक्रीशन, बॉडी के अंदर कुछ सिक्रीशंस होते हैं। अब सिक्रीशन की बात हालांकि हम लोगों ने कर ली है यहाँ पर एसिडिक इन्वायरमेंट में हमने कर ली है, ठीक है, लाइसोजाइम में भी हमने कर ली है, लेकिन यहाँ पे फिर से सिक्रीशन एक अलग से बैरियर की तरह काम करता है, जो एक पूरी यूनिट की तरह काम कर रहा है। इस सिक्रीशन में बेटा, इस सिक्रीशन में ये स्वेट भी होगा और इसमें सीबम भी होता है और इसमें सलाइवा भी होता है, HCl भी होगा, टीयर्स भी होंगे। ये सब सिक्रीशंस हैं जो एक बैरियर की तरह काम करते हैं। ये भी फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में ही आते हैं। ठीक है बेटा, बॉडी के सिक्रीशंस हैं और इनमें सब में लाइसोजाइम्स होते हैं। अब जैसे बेटा स्किन है, स्किन एक बैरियर है, बैक्टीरिया को अंदर नहीं जाने दे रही है, तब तक स्वेट निकल रहा है और ये वॉश आउट कर दे रहा है उसको, है ना। तो इस तरह से अब जैसे म्यूकोसा है, स्टमक की म्यूकोसा है, बैक्टीरिया को रोक के रखी है, अंदर नहीं जाने दे रही है, तब तक HCl निकला, उसको डिजनरेट कर दे रहा है, तोड़ दे रहा है ना, या उसको वॉश आउट कर दे रहा है। नहीं जाएगा तो मर जाएगा एसिड के इफेक्ट से। इस तरह से ये सब एसिड एक यूनिट की, ये सब सिक्रीशन जो होते हैं एक यूनिट की तरह काम करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे लाइसोजाइम में पढ़ा अलग, हालांकि लाइसोजाइम इन सब में होते हैं, यहाँ हम इसको सिक्रीशन के एज ए सिक्रीशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्वीट बेटा कहाँ से सिक्रीट होता है? स्वेट ग्लैंड से, स्वेट बोलते हैं। स्वेट कहाँ से सिक्रीट होता है? स्वेट ग्लैंड से। सीबम ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, जो स्किन ऑयली होता है ना बेटा ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है वहाँ से। सलाइवा के लिए आपके पास 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स होती हैं बेटा, है ना, 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स होती हैं, 3 टाइप्स की और 3 पेयर्स की। पैरोटिड ग्लैंड्स, सबलिंगुअल और सबमैक्सिलरी ग्लैंड, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग पढ़ चुके हैं। या वो उन तीनों ग्लैंड से सलाइवा निकलेगा जो एसिडिक पीएच भी प्रोवाइड करेगा, प्लस लाइसोजाइम भी होंगे उनमें, और वो लाइसोजाइम बैक्टीरिया को किल करेंगे। प्लस HCl होगा जो कि स्टमक से निकलेगा और वो भी बैक्टीरिया को किल करेगा। एसिड क्या हो, ये टीयर्स क्या होंगे बेटा? इनमें भी लाइसोजाइम होते हैं और ये निकलते हैं आइज से, जो कि आइज को वेट रखते हैं और बैक्टीरिया को किल करते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है इतना? इसके बाद हम लोग देखेंगे बेटा नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल बैरियर, और वो है फीवर। क्या है बेटा? फीवर। इसको इरेज करें। टाइम कितना होगा? अभी तो होगा टाइम ना 2:40, तो अभी चलो, अभी तो टाइम है, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं ना। फीवर बता दे रहे हैं, इसको इरेज करें बेटा। फिजियोलॉजिकल बैरियर में ही है फीवर। फीवर जो है बेटा वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। क्या है? फीवर जो है बेटा डी, हमने ABC तक देखा ना, चौथा बैरियर है, इसी का फिजियोलॉजिकल बैरियर का हिस्सा है फीवर। तो ये बेटा क्या है? ये
फीवर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। बेटा सेकेंड लाइन क्या होता है? सेकेंड लाइन डिफेंस वो होता है जब बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन बॉडी के अंदर इंटर कर जाए, तब जो डिफेंस शुरू होता है वो होता है सेकेंड लाइन। फर्स्ट लाइन वो होता है जब बॉडी के अंदर बैक्टीरिया या किसी अन्य पैथोजन को इंटर ही ना करने दिया जाए। तो जब तक बैक्टीरिया या अन्य कोई पैथोजन बाहर है बॉडी के, वो इंटर होने का प्रयास कर रहा है, उस समय जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन डिफेंस। जब बैक्टीरिया अंदर इंटर कर गया तब जो डिफेंस शुरू होगा उसको बोलेंगे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो जो फीवर है बेटा वो होता है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, अब देखो क्या होता है इसमें। फीवर में बेटा क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और इसमें पूरी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ऐसा नहीं कि बॉडी का कोई आर्गन की टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, तो उसको बोलते हैं फीवर। और ये होता है किसके अगेंस्ट? बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है अगेंस्ट एनी पैथोजन। तो ये फीवर एक टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स है बेटा, है ना। फीवर इज ए टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, होगा कैसे देखो। कोई भी बैक्टीरिया या कोई पैथोजन आया, ये क्या है बेटा? पैथोजन है। ये क्या है? पैथोजन है। इस पैथोजन ने बेटा कुछ केमिकल्स रिलीज किए बाहर। हमने कहा था ना, जब भी बैक्टीरिया को आता है तो वो केमिकल रिलीज करता है, तभी वही हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो इस केमिकल को ट्रीट किया गया एज पायरोजन। पायरोजन वो केमिकल होता है, पायरोजन विच इज रिलीज्ड बाई एनी पैथोजन विच कैन इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, उसको पायरोजन बोलते हैं। ठीक है, एक केमिकल है, पायरोजन एक केमिकल है जो पैथोजन के द्वारा रिलीज किया जाएगा। ये इसको हाइपोथैलेमस रिकॉग्नाइज करेगा। कौन? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस के अंदर बेटा प्रोस्टाग्लैंडिन्स का अमाउंट बढ़ जाएगा। जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स का अमाउंट बढ़ जाएगा, यानी प्रोस्टाग्लैंडिन्स का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तो इससे क्या होगा बेटा? प्रोस्टाग्लैंडिन्स का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ये रिलीज नहीं करेगा लेवल इंक्रीज हो जाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन्स का हाइपोथैलेमस के अंदर। हाइपोथैलेमस के अंदर आपको पता है बेटा क्या होता है? थर्मल सेंटर होता है ना बेटा, लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है हाइपोथैलेमस। उसके अंदर थर्स्ट के सेंटर होते हैं, मोटिवेशन के, हंगर के सेंटर होते हैं, और थर्मल सेंटर भी होते हैं। तो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कौन करता है? बॉडी का जो टेम्परेचर कौन इंक्रीज करता है? हाइपोथैलेमस इंक्रीज करता है ना बेटा। तो यहाँ से बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, और इसी को हम बोलेंगे फीवर। ठीक है, क्लियर है बेटा? याद रखो, जब भी बॉडी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स का अमाउंट बढ़ेगा तो फीवर हो जाएगा। ठीक है, फीवर कौन काज करता है? यानी बॉडी टेम्परेचर कौन बढ़ाता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स बढ़ाता है। लेकिन कब? केवल हाइपोथैलेमस के अंदर। अलग अलग टिश्यू में प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम अलग अलग है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आल्सो ट्रीटेड एज लोकल हार्मोन। इनको लोकल हार्मोन भी कहा जाता है कभी कभी, है ना। लोकल हार्मोन की तरह भी काम करते हैं। आपको पता है कि सेमेनल वेसिकल्स में भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं, जो कि आगे जाते हैं सीमेन में, फिर आगे प्रोस्टाग्लैंडिन में जाते हैं, वहाँ से भी सीमेन सेक्रेट होता है, कुछ अन्य चीज़ें। तो यानी कि सीमेन में भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, सीमेन में प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं ना, लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। यूट्रस के अंदर भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, रिलीज होते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। यूट्रस के अंदर जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स इंक्रीज होंगे तो वहाँ पर वो यूटेराइन मसल्स को कंट्रैक्ट करेंगे। उनका काम होता है स्मूथ मसल को कंट्रैक्ट करना। ब्लड वेसल में जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स बढ़ेंगे तो वो ब्लड वेसल को कंट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन जब हाइपोथैलेमस में बढ़ेंगे तो ये
थर्मल सिग्नल्स देंगे। ये थर्मल सिग्नल देगा स्केलेटल मसल को, और स्केलेटल मसल कार्बोहाइड्रेट का कंजप्शन, ग्लूकोज कंजप्शन बढ़ा देते हैं और एनर्जी का रिक्वायरमेंट बढ़ा देते हैं। एटीपी कंजप्शन बढ़ जाता है और बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। क्या समझे बेटा? जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स हाइपोथैलेमस में इंक्रीज हो जाता है तब ये सिग्नल देता है थर्मल सेंटर इसका स्केलेटल मसल्स को, वो ग्लूकोज का कंजप्शन बढ़ा देते हैं और एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगती है और वो हीट के फॉर्म में बॉडी टेम्परेचर बढ़ाती है, जिसको बोलते हैं फीवर। यही प्रोस्टाग्लैंडिन्स यूट्रस में बढ़ जाता है तो यूट्राइन मसल को कंट्रैक्ट करता है, पार्चुरेशन में हेल्प करता है। यही ब्लड वेसल में बढ़ता है तो ब्लड वेसल्स को कंट्रैक्ट करता है। यही अगर न्यूरॉन्स से रिलीज़ होता है और सिग्नलिंग के थ्रू ब्रेन तक पहुंचता है तो ये पेन का एहसास कराता है, दर्द का एहसास करवाता है। दर्द का एहसास कौन करवाता है? कौन करवाता है मेरे बच्चों? प्रोस्टाग्लैंडिन्स अभी बताया ना बेटा, कौन करवाता है? हाँ, न्यूरॉन्स में सिग्नलिंग के थ्रू जाएंगे तो वो न्यूरॉन्स इसके मैसेज को लेके जाएंगे। अगर ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स ना बने तो दर्द का मैसेज नहीं जाएगा, ठीक है? तो वहाँ पे दूसरा काम कर रहा है। तो मतलब ये मत समझ लेना कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स हर जगह बॉडी टेम्परेचर ही इंक्रीज करेगा, ऐसा नहीं है। यूट्रस में स्मूथ मसल्स को कंट्रैक्ट कराएगा, ब्लड वेसल में ब्लड वेसल को, और न्यूरॉन्स के थ्रू जब रिलीज़ होगा सिग्नलिंग के थ्रू ब्रेन में जाएगा तो दर्द का सिग्नल देगा, तो पेन होगा वहाँ पे, ठीक है? यहाँ पर ये क्या करेगा, ठीक? तो जब भी कोई ये जब भी कोई माइक्रोब्स इंटर करता है तो फीवर होता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये एक संकेत है कि बॉडी कि इसमें पैथोजन इंटर हुआ है। तो आप इसके लिए फिर डॉक्टर के पास जाओगे ना, तो वो आपको एंटीबायोटिक देगा। लेकिन तो उससे पहले अगर मान लो जो बैक्टीरिया पहचान में नहीं आ रहा वो कौन सा पैथोजन है, तो तब तक के लिए आपको सबसे पहले कोई एंटीपायरिन दी जाती है। जैसे पैरासीटामोल आप खाते हो, इससे बुखार कम हो जाए, समझे ना? जैसे मान लीजिए जांच के लिए वो टेस्ट के लिए भेज दिया गया आपको सैंपल, जब तक टेस्ट होकर वो रिपोर्ट आएगी तब तक तो बैक्टीरिया आपको काम कर चुका होगा, है ना? इसलिए तब तक आप बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए एंटीपायरिन ले लें, ठीक है? बात क्लियर है कि नहीं? अच्छा बेटा, ये जो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि बैक्टीरिया को इनएक्टिव किया जा सके, क्योंकि आपको पता है कि सभी जो एंजाइम होते हैं वो एक ऑप्टिमल टेम्परेचर पे काम करते हैं। टेम्परेचर स्पेसिफिक होते हैं, पीएच स्पेसिफिक होते हैं सभी एंजाइम, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर के बने होते हैं। प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर होता है। 3D माने टर्सरी स्ट्रक्चर, हम लिखें ज़्यादा बढ़िया रहेगा। टर्सरी स्ट्रक्चर हालांकि 3D होता है, प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर होता है। तो जो प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर देगा वो एंजाइम की एक्टिविटी को भी इफेक्ट कर देगा। टेम्परेचर प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर देता है, ये इसका डीनेचुरेशन करा देता है। क्या करा देता है बेटा? डीनेचुरेशन। और जब डीनेचुरेशन हो जाएगा किसी एंजाइम का तो एंजाइम क्या हो जाएगा? एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा ना बेटा? एंजाइम क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। और जिस बैक्टीरिया का एंजाइम इनएक्टिव हो गया तो वो बैक्टीरिया इनएक्टिव हो जाएगा। दोनों तरह से एंजाइम को इनएक्टिव किया जा सकता है, टेम्परेचर कम करके, टेम्परेचर बढ़ा करके। जैसे फ्रिज में रख दिया आपने खाने पीने की चीज़ें तो बैक्टीरिया वहाँ पे काम वो फूड को इफेक्ट नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया वहाँ पर अपने एंजाइम, क्योंकि एंजाइम ही इनएक्टिव है उसके, तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज नहीं कर पा रहा, बना ही नहीं पा रहा है। क्लियर है ना बेटा? तो आप टेम्परेचर कम करके भी बैक्टीरिया को इनएक्टिव कर सकते हो, लेकिन टेम्परेचर कम करना रिवर्सिबल है। फिर जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो फिर से एक्टिव हो जाएगा। लेकिन एक बार जब बैक्टीरिया ये जो प्रोटीन स्ट्रक्चर टूट गया, टेम्परेचर बढ़ाने पर वो क्या हो जाता है? इंक्रीज होने पर वो डीनेचुरेशन हो जाता है। फिर आप दोबारा वापस से कम भी कर दोगे तब भी वो काम नहीं करेगा, वो इरिवर्सिबल है इनएक्टिवेशन ये वाला एंजाइम का। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एंजाइम जो टेम्परेचर बढ़ाने पर भी उनके बैक्टीरिया एंजाइम काम करते रहते हैं, बल्कि हमारे एंजाइम काम करना बंद करने लगते हैं ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो हमें फिर बुखार की दवाई लेनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं एंटीपायरिन, जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा? एंटीपायरिन। एंटीपायरिन मेडिसिन, जैसे पैरासीटामोल। पैरासीटामोल बॉडी के अंदर क्या काम करती है बेटा? पैरासीटामोल एक कॉक्स इनहिबिटर है। कॉक्स क्या करती है बेटा? ये प्रोस्टाग्लैंडिन एक एंजाइम है जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन के फॉर्मेशन करवाता है। ये एंजाइम ना हो
तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बन पाती। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन के साथ कुछ नहीं करता पैरासिटामॉल, ये इस कॉक्स को इनहिबिट कर देता है। ये ना आने पाए तो पैरासिटामॉल की वजह से फिर ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी नहीं बन पाएंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी नहीं बन पाएंगे तो फीवर अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, ये मोड ऑफ एक्शन है इसका। क्लियर है कि नहीं? तो फीवर जो होता है बेटा कम हो जाता है इसके खाने से। तो ये कभी कभी कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो कि दर्द को भी कम करती हैं, क्योंकि अभी हमने बताया कि ये जो बेटा ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं ये पेन का सिग्नल देती हैं। तो अगर हम पैरासिटामॉल खा रहे हैं या कोई भी एंटीपायरिन खा रहे हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के लेवल को कम करेंगे तो वो पेन को भी कम कर सकते हैं, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स कम हो जाएंगे तो पेन कम हो जाएगा। इसलिए ऑल एंटीपायरिन आर फंक्शंस आर एनाल्जेसिक माने जो दर्द को कम, दर्द पेन किलर, ठीक है, एनाल्जेसिक बोलते हैं उनको, उनकी तरह काम करती है। क्लियर है बेटा? और खुल के बताएं क्या? जैसे देखो जो इसको इरेज करें, देखो जो एनाल्जेसिक है कुछ है तो वो दो तरह से काम करती हैं। या तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के लेवल को कम करेंगी, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को कम करेंगी तो दर्द कम हो जाएगी, या तो वो सिग्नलिंग को ब्लॉक करेंगी, मतलब न्यूरॉन से उस सिग्नल्स को आगे जाने ही नहीं देती। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स तुम खूब बनाओ लेकिन आगे सिग्नल ही नहीं जाएगा तो पेन का एहसास नहीं होगा। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स को कम कर देती हैं, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स कम हो जाएगा तो भी दर्द का एहसास नहीं, फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स कम तो पेन का सिग्नल नहीं जाएगा, है ना। तो ये वाली जो है जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को कम करके दर्द कम कर रही हैं, ये बुखार भी कम करेंगी, है ना। ये वाली जो सिग्नलिंग को ब्लॉक कर रही हैं तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं कर रही है, तो ये बुखार कम नहीं करेंगी। इसलिए तुम्हारी केमिस्ट्री की किताब में एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी में, बायोलॉजी में तो नहीं लेकिन केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में होगा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है चैप्टर बेटा, पढ़ा होगा तुम लोगों ने। उसमें एक लाइन लिखी है, ऑल एंटीपायरिन्स आर एनाल्जेसिक बट ऑल एनाल्जेसिक आर नॉट एंटीपायरिन, है ना। ये केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में लिखा है लेकिन बायोलॉजी के काम की चीज़ें तो आपको यहाँ पे भी याद रखना ये, है ना। तो अब बेटा जो एंटीपायरिन है तो ये तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को ही कम करेगी, तो उसके साथ अगर दर्द हो रही है तो वो भी कम हो जाती है। ठीक है बेटा, क्लियर है ना। तो फीवर है जो ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, जो बैक्टीरिया के आने पर उसके द्वारा रिलीज किए गए पायरोजन से के इफेक्ट से प्रोस्टाग्लैंडिन्स का फॉर्मेशन करती है और प्रोस्टाग्लैंडिन से भी फीवर इंक्रीज हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो बेटा तुम्हें तैयारी ठीक से करनी है, एक एक पॉइंट को क्लियर करना है। अब हम आगे इसमें डीप में जाने वाले हैं, ठीक है। अब तुम ध्यान देना भी बेटा, जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है ना वो तुम्हें नहीं करनी है, क्योंकि छोटी मिस्टेक्स ही प्रॉब्लम क्लियर करती हैं। आदमी किसी चट्टान से टकरा के नहीं गिरता है, किसी पत्थर की ठोकर लगने से गिरता है ना बेटा। तो ये तुम्हें ध्यान दें, तुम्हें पढ़ना है, तुम सिलेक्शन के लिए नहीं पढ़ रहे हो, तुम अच्छी रैंक के लिए पढ़ो। सिलेक्शन तो होगा ही, सिलेक्शन तो होना ही है, अच्छी रैंक आए इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा स्ट्रेटजी मेंटेन करो, अपने टाइम को तुम लोग हमेशा कैलकुलेट करते रहा करो कि कैसे। जैसे मान लो आज सुबह 9 बजे तक तुम्हें 4 क्वेश्चन याद थे इस चैप्टर के, तो क्या 10 बजे तक तुम्हें 5 क्वेश्चन याद हो गए? अगर 9 बजे तक भी तुम्हें 4 क्वेश्चन याद थे, फिर 10 बजे भी 4 ही याद हैं, यानी इस 1 घंटे के बीच में तुम्हारे में कोई भी इवोल्यूशन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं पड़ा, इंक्रीमेंट नहीं हुआ ना। तुम अपने आप को हर समय पर तुम्हें इस समय नापना है, तोलना है कि तुम्हें अगर एक एग्जाम्पल याद था, 4 एग्जाम्पल याद थे किसी भी हाइपोथेसिस के, तो क्या तुम्हें 1 घंटे बाद 5 एग्जाम्पल याद हो गए हैं? या 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद तुम्हें उसमें कुछ इंक्रीमेंट हुआ है? या सुबह तुम्हें जो भी नॉलेज था शाम को उतना ही है कि कुछ बढ़ा है? या अगले दिन भी उतना ही है? अगर ये है तो तुम देखो कि तुम्हारी ग्रोथ स्पीड क्या है। पढ़ना, लगातार पढ़ना अलग बात होती है और पढ़ना अलग बात होती है। जब तुम कंटिन्यूसली पढ़ोगे तो वो एक कछुआ खरगोश वाले तो सुना ही होगा तुम लोगों ने, तो वो हम नहीं बताएंगे तुम्हें। बस ये याद रखो कि अपने आप को टाइम को कैलकुलेट करते रहना है हमें। और हम तो कह रहे हैं कि 1-1 मिनट में कैलकुलेट करो, स्पीड को इस तरह से बढ़ाओ कि 5:05 पे तुम्हें 1 क्वेश्चन याद था तो 5:10 पे तुम्हें 2 क्वेश्चन याद हो जाने चाहिए हर हाल में। अगर हो जाएंगे तो तुम्हें फिर सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है ना। और तुम वो लोग कर सकते हो बेटा, क्यों नहीं कर सकते हो। तुम
असाधारण हो, साधारण नहीं हो। तुमको ईश्वर ने बनाया है, तुम्हारे ऊपर ईश्वर के हस्तचिन्ह हैं, तुम कर सकते हो जो और कोई कर सकता है तो वो तुम भी कर सकते हो। ठीक है, अपने आप को पहचानो, अपने स्वरूप को पहचानो, बिल्कुल होगा, ज़रूर होगा, है ना बेटा। और तुम ही करोगे, तुम्ही को करना है ना। शंकराचार्य से किसी ने पूछा, उनके गुरु ने पूछा बचपन में जब वो गए उनसे मिलने, तो पूछा कि तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं पृथ्वी नहीं हूँ, मैं अग्नि नहीं हूँ, मैं वायु नहीं हूँ, मैं आकाश नहीं हूँ, मैं मन बुद्धि अहंकार चित्त, कुछ मन बुद्धि अहंकार चित्तानि ना हम चिदानंद रूपम शिवो हम शिवो हम। सुना ना बेटा? कहा मैं जिन चीज़ों से शरीर बना है मैं वो उनमें से कुछ भी नहीं हूँ, और उनमें जो भी चेतना डाली गई हूँ मैं उनमें भी नहीं हूँ, मैं चिदानंद का स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। तो तुम पर भी बेटा परमात्मा के हस्तचिन्ह है, कोई भी साधारण नहीं होता है, तुम कर सकते हो। ठीक है, लगो मेहनत से, और इसको सिलेक्शन तो होना है, अच्छी रैंक के लिए पढ़ो, तुम्हें रैंक अच्छी लानी है, और अच्छी रैंक आएगी बेटा, ज़रूर आएगी। ठीक है, तो पढ़ते रहो मेहनत से बेटा। कोई क्वेश्चन होगा, कोई समस्या है तो फिर हम तो वहीं हैं, है ना, बताते रहना।